हेलो एवरीवन। आज अपन डिस्कस करेंगे द हिंदू का एक आर्टिकल स्टीयरिंग द इंडियन इकोनॉमी अमिडिस्ट ग्लोबल ट्रबल्स के ऊपर। तो इस पे सबसे पहले ऑथर बोलते हैं कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहा है, जैसे कि रिटर्न ऑफ ट्रेड वॉर्स आ गया है, सर्ज इन नेगोशिएशन, बायलैटरल ट्रेड्स में बहुत बढ़ोतरी हो गई है, जैसे कि इंडिया और यूके ने अभी बायलैटरल ट्रेड किया और ट्रेड वॉर जैसे कि यूएस और चाइना के बीच चल रहा था। फिर कहते हैं कि जो ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स है, डायनामिक्स मतलब कि चेंज होना, चेंजेस होना, तो जो ग्लोबल ट्रेड जो चेंज हो रहा है उसके कारण उससे के कारण होगा क्या, जो स्ट्रक्चरल रीअलाइनमेंट हो ग्लोबल ट्रेड का वो वापस से ठीक होगा। पर फिर आगे बोलते हैं जो बिज़नेस है उनको वेट करना चाहिए कि शॉर्ट टर्म चैलेंजेस कितने हैं, क्या है, मतलब वेट यानी कि वज़न वाले कि कितने शॉर्ट टर्म चैलेंजेस है, उस बेसिस पे उनको डिसीजन लेना चाहिए। और ये भी कहते हैं कि जो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज़ है उनका भी यूज़ करना चाहिए। फिर आगे बोलते हैं कि जो यूएस है वो इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स डेस्टिनेशन है, तो उन वहाँ पे काफ़ी अनसर्टेनिटी आई हुई है और वो हमको काफ़ी इम्पेक्ट कर सकता है कुछ सेक्टर पे, जैसे कि मराइन सेक्टर में, कारपेट सेक्टर पे, जेम्स, ज्वेलरी, ये सब में। बट आगे यहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स भी कहते हैं, मुझे नहीं पता फार्मास्यूटिकल्स में कैसे इन्होंने कहा है कि इसमें प्रॉब्लम आएगा क्योंकि जो यूएस है उसने तो बोला इसमें कोई टैरिफ नहीं लगेगा, क्योंकि वो खुद नहीं बना पाते, तो हमसे सस्ता मेडिसिन उनको चाहिए रहता है, इसलिए यहाँ पे कोई टैरिफ नहीं लगेगा। तो ये ऑथर पता नहीं क्यों बोले हैं इसको। फिर बोलते हैं कि एमएसएमई को भी बहुत प्रॉब्लम आएगा। फिर पॉसिबल इश्यूज़ अगर अपन देखें तो जो यूएस का रेसिप्रोकल टैरिफ है वो बहुत अनसर्टेन है और वो अनसर्टेन सिनेरियो से इंडिया के एक्सपोर्टर्स को भी बहुत प्रॉब्लम होगा कि क्या डिसीजन लेना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बिना डिसीजन कैसे आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं ना पैसे। फिर बोलते हैं कि जो हमारे साथ हुआ वो तो फिर भी ठीक है, चाइना, बांग्लादेश और वियतनाम है, उनको तो और ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी में डाला गया था कि इनिशियल असेसमेंट जब हुआ कि रेसिप्रोकल टैरिफ इनके ऊपर ज़्यादा लगेगा, और चाइना के ऊपर लगा भी था, 200% तक लगा था चाइना के ऊपर टैरिफ। इंडिया तो फिर भी बच गया, राइट। फिर आगे बोलते हैं जो एक्सपर्ट हैं और इकोनॉमिस्ट हैं वो बोलते हैं कि जो इम्पेक्ट होगा इसका वो काफ़ी लिमिटेड होगा, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमी है इंडिया का, एक्सटर्नल इकोनॉमी, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, रेजिलिएंट है, और हम सर्विस एक्सपोर्ट्स में भी काफ़ी रिलाई करते हैं, और फिर रिलाई करते हैं रेमिटेंसेस में, और हमारे पास एडिक्वेट फॉरेक्स रिज़र्व है, ये सब है। तो फिर इतने इसके बाद भी जो अनसर्टेनिटी है टैरिफ के लिए, टैरिफ का, वो काफ़ी डेट्रीमेंटल है। फिर जो रिस्क है चाइना का डंपिंग वाला सिस्टम वो भी बढ़ते जा रहा है, वो भी एक प्रॉब्लम है। फिर आगे देखें तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं। स्टार्टिंग में बोलते हैं कि जो ग्लोबल हेडविंड चल रहा है, ग्लोबल हेडविंड मतलब, देखो इसको मैं हेडविंड को समझाने की कोशिश करता हूँ। एक शिप है, एक शिप है, यहाँ से हवा चल रहा तो ये सीधा जा रहा ना, ये आगे। तो अगर ग्लोबल, ये जो हेडविंड है, इसका हेड है ये, इस तरफ हवा चलेगा तो जो शिप है उसको आगे बढ़ने से रोकेगा, राइट। वैसे ही इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि हेडविंड अगर चल रहा है तो वो इकोनॉमिक्स को आगे ग्रोथ करने से रोकता है। और एक होता है टेलविंड जो इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए हेल्प करता है, राइट। ये होता है। तो जो ग्लोबल हेडविंड है उसका इंडिया अगर राइट तरीके से स्ट्रेटजी बनाए उसके लिए, तो उससे ओवरकम कर सकता है। अब इंडिया के पास 3 प्रॉन्ज्ड स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस चीज़ के लिए, कि वो मैनेज कर सके अपने एक्सटर्नल शॉक्स को। दूसरा ये कि इंश्योर कर सके डोमेस्टिक इकोनॉमिक रेजिलियंस को। फिर तीसरा ये बोलते हैं कि लेवरेज उठा सके जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस सिचुएशन से, अभी ग्लोबल जो हेडविंड चल रहा है उस सिचुएशन से, और ग्लोबल एक्सपोर्ट कर सके। अब की पॉलिसी एक्शंस क्या क्या हैं वो देखने के लिए बोलते हैं। तो पहला जो है वो अर्ली बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में नेगोशिएट करो बोल रहे हैं, जैसे कि अभी यूएस के साथ फर्स्ट टू कंक्लूड कर सकते हैं, फर्स्ट मूवर का एडवांटेज मिलेगा बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में। फिर उससे क्या होगा, हम उसमें बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में इंश्योर कर सकेंगे ज़ीरो टैरिफ्स अगर अच्छे से नेगोशिएट करेंगे तो। और ये इंडिया के इंटरेस्ट में होना चाहिए, बीटीए जो होगा, ऐसा ये कहते हैं, करना चाहिए, ऐसा बात ये कर रहे हैं। फिर बोलते हैं कि
साथ में हमें एड्रेस करना चाहिए जो नॉन टैरिफ बैरियर्स है उनको भी, वो भी बहुत क्रिटिकल है। अब नॉन टैरिफ बैरियर्स और टैरिफ बैरियर्स क्या होता है? जो नॉन टैरिफ बैरियर्स होता है वो क्वालिटी के रिस्पेक्ट पे टैरिफ लगा दिया, या फिर बोल दिया कि आपका जो प्रोडक्ट है वो अनहेल्दी है, वो सब टैरिफ लगा दिया। एक और टैरिफ होता है, उसमें वो बोलते हैं कि टैक्स रिलेटेड टैरिफ लगता है, तो वो टैरिफ बैरियर होता है। और नॉन टैरिफ यानी कि उसमें टैक्स नहीं लगता। फिर सेकंड बोलते हैं कि जो कंक्लूजन है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का यूके के साथ, वो भी काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट रोल करता है। और फिर बोलते हैं कि अर्ली कंक्लूजन ऑफ एफटीए विथ यूरोपियन यूनियन होना चाहिए। फिर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट करेगा इंडिया के लिए। फिर थर्ड बोलते हैं कि स्ट्रेंथन करें हम इंपोर्ट मॉनिटरिंग को, ज़्यादा अच्छे से देखें क्या इंपोर्ट करवा रहे हैं और कि ज़्यादा डंप तो नहीं हो रहा है। और जो ट्रेड रेमेडीज़ मेजर्स हैं उसके अगेंस्ट वो भी यूज़ करें अगर ज़रूरत पड़े तो। फिर फोर्थ बोलते हैं कि पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर चलते रहना चाहिए गवर्नमेंट का डिस्पाइट द ग्लोबल हेडविंड, जो बताया मैंने। क्योंकि अगर ऐसा होता है ना, इकोनॉमिक अगर स्लो डाउन हो गया है तो आपको पैसे डालने पड़ेंगे सो दैट ज़्यादा वापस ग्रोथ बढ़े इकोनॉमिक का, राइट। तो ये एक बोल रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर करते रहना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि रोड पे कंस्ट्रक्शन पे ऐसे पैसे लगाना, या फिर कोई भी कैपिटल एसेट पे पैसे लगाना। ऐसा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसमें एक्सपेंड करने से पैसे बढ़ते हैं, राइट, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कह देते हैं। या फिर इनफैक्ट एजुकेशन वगैरह भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है। अब बोलते हैं कि जो कंटिन्यूड पब्लिक कैपेक्स है वो इंश्योर करेगा कि डोमेस्टिक इकोनॉमी हो जो है वो रेजिलिएंट रहे, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना आ पाए। फिर फिफ्थ कहते हैं कि जो रेट कट किया गया है रिज़र्व बैंक के द्वारा वो भी काफ़ी ग्रोथ के तरफ ले जाएगा इंडिया को। फिर सिक्स्थ में बोलते हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी अच्छे से हमें यूज़ करना चाहिए। जैसे कि जो चाइना से अपना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, मतलब चाइना की कंपनीज़ है कुछ कुछ, जैसे कि एग्ज़ाम्पल देते हैं आईफ़ोन, ये नहीं देते एग्ज़ाम्पल, मैं दे रहा हूँ एक एग्ज़ाम्पल है आईफ़ोन, जो चाइना पे था लेकिन अब वो चाहता है कि डाइवर्सिफ़ाई करे अपना सप्लाई चेन, तो वो इंडिया में आना चाहता है। या फिर वियतनाम से कुछ कंपनी है वो इंडिया में आना चाहती है, तो उन सब का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। ये सिक्स्थ आइडिया बताते हैं। फिर एक्सपेडिशन रिफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। जो पीएलआई है वो सब अच्छे से इम्प्लीमेंट करें और उसको एक्सपेंड करें हियरेबल एंड वियरेबल में, आईओटी में, ये सब बोलते हैं। और फिर बोलते हैं कि सेल्फ रिलायंस पे ज़्यादा ध्यान दें। और जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ है वो तो अनडिनाएबल है, और जो चैलेंजेस हैं वो भी अनडिनाएबल हैं, पर इसके साथ साथ जो वो अपॉर्चुनिटीज़ लेके आते हैं। क्योंकि ये जो ग्लोबल प्रॉब्लम है वो तो सबके लिए ग्लोबल प्रॉब्लम्स है ना, हमारे लिए बस तो अकेले के लिए है नहीं। तो अगर अगर हम इसको ज़्यादा अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे तो हम बाकी कंट्री से मुकाबले ज़्यादा इसका बेनिफिट यूज़ कर पाएंगे। तो यही था इस पूरे टॉपिक पे। थैंक यू।